हेलो भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। एमटीएस का मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका 20वां ये लेक्चर। आप सभी को पता है कि एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आप सभी को पता है एडमिट कार्ड वगैरह आप सभी के जारी हो गए हैं, सभी के नहीं हो चुके हैं। आप सभी को अपना सेंटर पता चल गया होगा। उन बच्चों का एग्जाम एडमिट कार्ड मिल चुका होगा जिनके एग्जाम बस रिसेंटली 3-4 दिनों में है। ठीक है, ये बस समझ में आप सभी को ये बात पता है। ठीक, मेरे जानकारी में एक बच्चा है जिसका एग्जाम है मतलब 6 को है, 6 मई को है। तो उम्मीद यही है कि मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि पेपर कैसा आया। ठीक है ना। और अभी जितने बच्चे और भी हैं उन सभी का भी थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता जा रहा है, कितने कितने और बच्चों का एग्जाम है, तो सभी बताएंगे कि उनका पेपर कैसा है। तो लगे रहिए मोबाइल पाठशाला के साथ, पढ़ते भी रहिए और साथ साथ ये भी समझते रहिए कि क्या आ रहा है पेपर में, कैसा पेपर आ रहा है। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यहां से आज के मोटिवेशन कोट के साथ। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विश्वास फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। मेरी बात समझना, सीधा सीधा आप उम्मीद और विश्वास ये इस पे फोकस करो। यानी कि अगर आपके पास उम्मीद और विश्वास ये दोनों ही नहीं है, ठीक है ना, तो मतलब फिर तुम कितना भी इंप्रूव कर लो, कितना भी इंप्रूव कर लो, लास्ट सिलेक्शन होने से रह जाओगे। उम्मीद और विश्वास होना चाहिए। ठीक है ना। आए बस समझ में। जैसे मैं ये सवाल दे रहा हूं तो अगर इस सवाल में अगर होप ही तुम्हारी गायब है, पूरी उम्मीद है तुम्हारी गायब है कि तुम नहीं, ये सवाल सर मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, तो नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है ना कि यार ठीक है, मैं अगर नहीं आएगा मेरे को तो सर बताएंगे, फिर ऐसा सवाल फिर कभी आएगा तो मैं कर लूंगा। अगर इस उम्मीद में अगर तुम हो, अगर ये उम्मीद तुम्हारे अंदर है तो डेफिनेटली फिर कुछ ना कुछ तो तुम्हारा हो ही जाना है। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, या फिर ड्रीम 11 पे ही लगे हो तुम लोग। आजकल के बच्चे ना, कसम से बता रहा हूं, इतने भाई सब ऐप, इतने ऐप जितने एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, दुनिया भर के लोग हैं, ये जुआ खिलवा रहे हैं और हमारे बच्चे बेचारे। तो देखो इनका भी एक नया वो चालू हो गया है कि इंटरव्यू करवाना। ठीक है, करो जरा इसको फटाफट। कह रहा है ए की वर्तमान आयु 48 ईयर है, 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु इस अनुपात में हो जाती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर आपसे कह रहा है यार देखो, कह रहा बी की आयु कितनी होगी। यार देखो मेरी बात है, कह रहा वर्तमान आयु अगर ये है तो 7 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, मुझे ये इतना बता दो सर। सर 7 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी 55 साल। और कह रहा है कि अब 7 वर्ष बाद ए की आयु 55 साल है और 7 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात भी दिया हुआ है। कितना भाई? 5 और 6। कह रहा है 5 अनुपात इसके बराबर होगा, तो 6 अनुपात की वैल्यू पूछ रहा है। तो 5 बराबर 55 के, तो 6 बराबर 66 के। बताओ आप में से कौन बच्चा है जिसको पता नहीं है। अच्छा, ए इसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो भैया ये तो 7 साल बाद किया है ना, तो एक काम करो 7 इसमें से भी घटा दो। 7 घटाए इसमें से तो यार 59, ये तुम्हारा उत्तर आ गया। अगर 7 साल बाद एज पूछता तो यही था 66, लेकिन वर्तमान पूछ दिया तो भाई 7 घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि 7 साल बाद का अनुपात दिया हुआ था। उम्मीद है मुझे आप सभी को इस बात समझ में आ गई। अच्छा, एज वाले सवाल एक पूछे जाएंगे 100%, ये वाला सवाल पूछा जाएगा, ये भी 100% है, लिख लो आज से ही। तो इसमें करना कुछ नहीं था, 7 और 3 हो जाएगा 10 के, तो एक ही जगह 10 है, कहानी खत्म करो हार के। कह रहा निम्नलिखित में भाई कौन सी अभाज्य संख्या, मैंने आपको पहले ही बताया था, आज भी बता दे रहा हूं कि जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो इसी रेशियो में चलेंगी, हमेशा इसी रेशियो में। 99% इसी रेशियो में होती है, 99% इसी रेशियो में चलती हैं, 1% सिर्फ इस रेशियो में नहीं चलता है, 1% सिर्फ। ठीक है, बस समझ में। यानी कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नंबर इसी फॉर्म में चले, मेरी बात है समझ में ना, जरूरी नहीं है, लेकिन 99 इसी फॉर्म में चलेंगे। अच्छा जी ठीक है, तो एक काम बताओ कि क्या ये अभाज्य है? सर हमें साफ साफ दिख रहा है यही वाली अभाज्य नहीं है, बाकी सारे के सारे दिख रहे हैं। अब क्या ये इस पे सेटिस्फाई करता है? जरा ये देख लो। सर अगर मैं इसको 10 ले लूं, सीधी सीधी बात है, मैं इसको 10 ले लूं या 10 ना लूं, 13 ले लूं, है ना, 13 गुणा 6 प्लस माइनस 1, तो 13 6 के 78 होगा, 78 प्लस 1 यानी हो जाएगा ये 79 के। तो 78 तो हो गया। अच्छा एक गड़बड़ हो गया, ये वो है 59 है, तो 13 छक्के 78 तो नहीं ले सकता मैं, 12 छक्के 72, 10 छक्का 60, 11 छक्के 66, 11 ले सकता हूँ, 11 छक्के 66, 66 प्लस माइनस 1, प्लस 1 करूंगा तो 67 होगा, माइनस 1 करूंगा तो 65 होगा। अब देखो मैंने बोला था ना कि एक कंडीशन में ये नहीं होगा, बाकी हर कंडीशन में ये होगा। 67 क्या है आपका? अभाज्य संख्या है, दिख रहा है ना। ठीक है भाई, सिर्फ एक ही कंडीशन में नहीं होता, जब 5 आ गया तो वो अभाज्य नहीं होगा, बाकी सारे के सारे अभाज्य हैं। ठीक है।
ठीक है, आओ अगला सवाल। देखो भाई, इस टाइप के सवाल मैंने आपको करवाए होंगे, आप सभी को पता है कि यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे 4 डिजिट पे आ जाएगा, यहाँ पे 6 डिजिट पे। जहां भी तुम्हें 6 डिजिट पे डेसिमल दिख रहा है वो तुम्हारा उत्तर होगा। देखो ये 6 डिजिट पे डेसिमल नहीं है, काट दो। सर ये भी 6 डिजिट पे डेसिमल नहीं है, सर काट दो। यहाँ पे भी 3 और 3 6 डिजिट पे डेसिमल है, यहाँ पे भी 3 3 6 डिजिट पे डेसिमल है। याद रखना हमारा उत्तर कौन सा होगा ये मुझे बता दो। सर याद रखना मेरे पास कोई ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, मेरे पास कोई वैल्यू ये वाली नहीं आएगी, मेरे पास 0 से स्टार्ट होने वाली वैल्यू आएगी। आप करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओ। क्या ये 16 का स्क्वायर है? बोलोगे सर हाँ। क्या ये 9 का स्क्वायर है? बोलोगे सर हाँ। ये 231 है? सर हाँ। जब इन सभी को आप जोड़ोगे तो सर आपको मिलेगा क्या? देखो जरा क्या मिलता है। सर क्या 256 ही मिलेगा? सर बिल्कुल 256 मिलेगा। क्या ये 16 का स्क्वायर है क्या? सर हाँ। समझ गए होगे ना ये बात। अगला देखो नेक्स्ट। 132 के कितने धनात्मक गुणनखंड है? अबे क्या ही है इसमें। इसके प्राइम फैक्टर करो सबसे पहले। प्राइम फैक्टर पे तोड़ो इसको, प्राइम फैक्टरों में तोड़ो इसको। तो प्राइम फैक्टर तोड़ने का ये मतलब है सर, ये 4 से कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा। ये 11 से भी कट जाएगा। 11 गुणे 11 गुणे 12 तो 3 गुणा। बात समझ में आई कि नहीं बबुआ? बात समझ में आया? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2। ये इसका फैक्टर, और ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है ना, सारे के सारे। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो भैया ये होता है ये वाला 1 जोड़ दो, ये वाला 1 जोड़ दो, और ये वाला, यानी कि पावर में 1 1 प्लस किया, 1 1 जोड़ता गया, सबके क्या किया, सबका मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहां 2, यहां 2, यहां 3। तो आप समझते हो 4 3 बार आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब उम्मीद है कि इतनी बात तो तुम समझ गए होगे, इसमें कोई डाउट वाउट तो नहीं है ना। चलो अगला कह रहा है कि PQRS का भाई सब एक कार्य 55,000 रुपए में लिया जाता है ठेके पे। कहता क्यू ने 8/11 काम खत्म कर दिया। कहता आर का हिस्सा बताओ। तो भाई P और Q 11 में से 8 खत्म कर जाते हैं, तो इसका मतलब बचा का 3 का 3 काम कौन खत्म करेगा भाई? आर। तो 11 25 55 हो गया, यहां बचा 5 5 दिया 15। इस सवाल का उत्तर 15,000। ठीक है, ए और बी कह रहा है कि इसी टंकी को 100 मिनट में भर दिए। अच्छा ए और बी अलग अलग है। कह रहा है ए किसी टैंक को भाई साहब भर रहा है 100 मिनट में, और बी उसी टैंक को भर रहा है 120 मिनट में। कह रहा सी खाली कर रहा है 200 मिनट में। मैंने कहा इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? सर 600 होगा। अरे यार 10 12 20 ले लो, 660 ही तो होता है ना इसका। तो करो, यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा माइनस का 3। अब 5 4 9 में से 3 गया तो प्लस का 6 आएगा। यार 6 क्षमता के हिसाब से 100 घंटे में टंकी हो जाएगी खाली। भर जाएगी, खाली नहीं होगी, भर जाएगी। क्यों भर जाएगी? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, क्षमता यहाँ पे प्लस है इसलिए भरेगी। माइनस क्षमता होती तो खाली होती। कह रहा है एक समचतुर्भुज है, इसकी भुजा 5 है, विकर्ण क्या है? 4 है। अच्छा जी, अच्छा सवाल है ये। इसमें ट्रिपलेट का रोल हो जाता है, इसमें ट्रिपलेट का रोल हो जाता है भाई। कि अगर मैंने बोल दिया कि ये वाला जो विकर्ण है ये 8 है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, मतलब यहां से लेके यहां तक 4, यहां से लेके यहां तक 4। अच्छा जी ठीक है, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी लगा लो इसे। तो ये वाला तो 4 आ गया, इस वाले का बताओ आंसर क्या आएगा जब ये वाला 5 है? तो ट्रिपलेट में क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। ये 4 5, ये हो जाएगा 3 के। अच्छा ये 3 तो ये भी 3, क्यों? क्योंकि ये 4 तो ये भी 4 था। अब ये हो जाएगा 3 3 3 6, और ये हो जाएगा क्या 12। तो 12 6 72, 72 का आधा कितना होता है? 36। 72 का आधा भाई 36, 72 का आधा 36 है। नहीं गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया भैया। 9 का 36, अरे ठीक तो है। हाफ D1 इंटू D2, ये होगा 9, ये हो गया 8, 4 4 सब तो ठीक है। क्या ही दिक्कत है? 4 9 36 के, इसको 36 बना लो इसको। ठीक है, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। ठीक है, अगला कह रहा अमन एक वस्तु को 30% छूट पर खरीदता है तथा 40% लाभ पर बेच देता है। कहता बताओ अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर खरीदा है,
ठीक है, अनुपात बताओ। तो सीधे एमपी सीपी का रेशियो पूछ रहा आपसे। 100 + 40 यानी कि प्रॉफिट, और 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 30, तो 140 हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई 170। अबे क्या दिख रहा है? ये तो हमका दिख रहा है 2 अनुपात 3। अंकित मूल्य के बीच अनुपात। यार इसने गड़बड़ तो नहीं किया? 2 सवालों में ऑप्शन नहीं मिल रहे। अगला देखो, कह रहा है एक वस्तु, अंकित मूल्य ये है, कह रहा 20% छोड़ दिया, कहता है एक और छूट बताओ जब इसने मिल दिया। तो ऐसा 20% इसमें से निकालो ना, 20% हो जाएगा 1300, है ना, 1300 होगा ना, बिल्कुल सही है। तो 65 100 में से 1300 घटा लो। 65 100 में से देखो एक छूट 20% के बाद 20% 1300 आएगा, ठीक है ना, तो ये जाएगा भैया 52। अब कह रहा इसी चीज को मैंने क्या किया, इतने में बेचा है, तो कितना और छूट दे दिया। तो जरा देखना ध्यान से कि भाई 8 यहां पे था, सॉरी 2 यहां पे था, और 840 यहां पे था, तो 8 2 1040। कहता भैया ऐसा है कि ये डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। डिस्काउंट किस पे दिया जा रहा है? दूसरे वाले पे ना, तो ये 0 2 से कट गया, ये जाएगा भैया 2 पर, तो 20% का नेक्स्ट डिस्काउंट, अगला 20% का अगला डिस्काउंट है। ठीक है जी, समझ में आए बाबू? कह रहा है 5100 रुपए को MNO में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि M, ये तो यार बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। कह रहा है M N और O, कह रहा है M को N के हिस्से का, तो N का हिस्सा अगर 11 हो, हिस्से का 8/11 भाग दिया जाता है, इसका मतलब इसको 8 भाग दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर कह रहा है O को M के हिस्से का 7/6 भाग दिया जाता है। अच्छा जी, अगर M का हिस्सा 6 हो तो ये हिस्सा 7 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कर लो, 8 या 24 करो, इसको 24 बना लो, तो 6 चौका 24, 4 इधर गुणा तो 4 इधर भी गुणा होगा, 3 इधर गुणा तो 3 इधर भी गुणा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 24 के, सर ये हो गया 33 के, ये हो गया 28 के। मेरी बात आई समझ में? अब बोलोगे हाँ समझ में तो आ गई। एन का हिस्सा पूछ रहा है भाई, एन का हिस्सा क्या होगा? 11 का, 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 का मल्टीपल कौन कौन है? क्या ये है? सर बिल्कुल है, ये है ना, तो बहुत सारे हैं, तो मुझे काटना पड़ेगा, ठीक है। इन सभी को जोड़ोगे तो क्या 51 ही आ रहा है? नहीं 51 नहीं आ रहा, और कुछ भी आएगा। यार तुम करके बताना ना, ठीक है, करके बताना, ठीक है। अगला देखो, कह रहा 3 संख्याएं हैं, कह रहा कि 2 4 और 5 के अनुपात में उनके वर्गों का योग ये रहा। कह रहा संख्याएं बताओ क्या होंगी। अच्छा जी, संख्याएं पूछ रहा है। मेरे बच्चे एक बात समझना ध्यान से, आपसे संख्याएं पूछ रहा है तो संख्याओं का संख्याओं का रेशियो ले लो ना सबसे पहले। तो ऐसा करो कि मैं इसका रेशियो लूं, कहां से उठाऊं, इन दोनों का रेशियो लूं, तो 4 3 12। सर 3 तो मेरे किसी में है ही नहीं, है ना, इसका मतलब 3 सभी में होना चाहिए। यहाँ पे 3 सभी में है, यहाँ पे 3 सभी में है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, ये वाला तो उत्तर मेरा गायब होगा। पहले आप अनुपात से ही ले लो ना, कहानी खत्म करो। तो पहले आप छोटी संख्या ले लो 12 30, फिर इसके बाद 36 ले लो। ऐसा करो इस वाले को उठाओ, इस वाले में मुझे लग रहा आ सकता है, ठीक है। तो ये 12 है, ये 24 है, और ये 30 है, ठीक है जी। 6 से काटना शुरू करो, 6 दूना 12, 6 चौका 24, 6 पंजे 30। देखो भाई, बिना सवाल सॉल्व किए ऐसे उत्तर आता है, ठीक है, ये बात समझ में। और मैंने क्यों कहा ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों क्यों कहा है? आप कोई बच्चा हो तो ऐसा कमेंट करके बताना कि मैंने क्यों कहा है कि ये दोनों नहीं हो सकते, और मैंने क्यों इसको कहा है कि ये भी नहीं हो सकता। आप कमेंट करके बताना कि ये और ये दोनों क्यों नहीं हो सकते, ये दोनों मैंने पहले क्यों काटा है, फिर ये बताना कि इसको मैंने कैसे काट दिया, ठीक है ना। आई बात समझ, कमेंट बॉक्स में करके बताना। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत भाई साहब ये है, तो 6 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? देखो 25 या 75 होगा 6 क्रमागत संख्याओं का। 6 क्रमागत संख्याओं का जो सम होगा वो मित्र तरह बना रहा है, कह रहा है कि यदि अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, ये तो गड़बड़ काम है।
कहता अगली 3 संख्या को भी शामिल कर लिया गया। मेरे भाई बस समझना ध्यान से। मैंने कहा 6 क्रमागत संख्याएं थी, तो एक तो x हो जाएगा, दूसरा x+1 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। ये 6 संख्या होंगी। कहता 3 संख्या और ले लो, x+6, x+7, x+8 होगी ना 3 संख्याएं। ठीक है, मैंने बोला कितनी संख्याएं होगी भाई, 6 3 9 संख्याएं। इसका मतलब ये है कि 9 संख्याएं हो गई हैं, तो 5वीं संख्या मेरा क्या होगा, एवरेज होगा। अच्छा, अगर पहले 6 संख्याएं थी तो मेरा एवरेज क्या था सर, 6 संख्याएं थी, तो जो मेरा एवरेज था वो दूसरी और तीसरी संख्या का, दूसरी और तीसरी संख्या क्या था, योग था बटा 2 था। तो दूसरी तीसरी संख्या योग कटोगे तो आएगा भैया ये x+2.5, x+2.5, x+2.5। दूसरी तो तीसरी संख्या कौन थी भाई, यही तो थी, इनका योग बटा 2, यही तो एवरेज होगा। अब मैंने कहा अगर एवरेज यहां दिया हुआ है सर 12 5 के, तो भैया ये तो 2.5 अलग से है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है सर, 10। अब x की वैल्यू अगर 10 है तो आपसे बोला कि 5वीं संख्या आपका एवरेज होगा। 5वीं संख्या कौन सी है, ये है, यानी 6 4 10, सॉरी 10 4 14 मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है हमको कि आप ये चीज समझ गए हैं। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति कह रहा है कि 35 रुपए में पंखा खरीदता है, फिर कह रहा है कि 30 रुपए में बेच देता है। हानि बताओ। तो 5 की हानि हो रही है 35 पे, तो 5 7 35, 1/7, 1/7 को हम लिखते हैं 14 सही 2/7। किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना हमको। कह रहा है एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, तो लाभ बताओ। भाई देखना, इसको मैं लिखूंगा परसेंटेज फ्रैक्शन में 3/20 के। मतलब ये है कि ये वाला आपका सीपी है और ये वाला आपका क्या है, लॉस है। तो समझना, सीपी अगर मेरे पास है 20, लॉस आपके पास है सर 3, एसपी सर हो जाएगा मेरे पास 17। कह रहा 17 को अगर 2 गुना करके कितना कर दिया जाए सर, 34 कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि 20 की चीज को अगर 34 में बेचेंगे हम, तो 14 रुपए का लाभ होगा बटा 20 के। और 20 का हम कहते हैं सर, कुछ नहीं कर लो, 20 पंजे 100 के, 17 चौके सॉरी 14 25 70 के, तो हमारे पास जो परसेंटेज आया ना प्रॉफिट का वो 70% हो जाता। अगला नेक्स्ट, कुल कलमों में से 10% कलमें काली हैं, शेष कलमों में से 10% कलमें नीली हैं, बचे शेष कलमों में से 20% लाल हैं। तो आपसे कह रहा है कि शेष कलमें 448 हरी हैं, तो कुल कलमें कितनी थी। अच्छा जी, ऐसा करो कि आप मेरी मानो तो 500 को ले लो कुल कलमों की संख्या, हाँ है ना। कह रहा है इनमें से जो 10% है ना, ये कलमें काली हैं। 10% का मतलब 50 कलमें, 50 कलमें क्या है भाई, ब्लैक है। ठीक है, बचा मेरे पास 450 कलम। कह रहा है इनमें से भी 10%, भैया इनका 10% आएगा 45 कलमें क्या है सर, ब्लू है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है। तो 45 अगर हटाओगे भाई तो ये बनेगा आपका, समझते हो आसानी से इसको, कि 405 होगा। अब कहता है इनमें से भी 20% कलमें। अच्छा जी, जब इनका 20% निकालोगे तो 20% का मतलब होता है 5 5 8 40, 5 1 कम 5, 5 8 40, 5 1 कम 5, यानी 81 कलमें। 81 कलमें क्या है, रेड है भाई। अच्छा जी, रेड है तो ठीक है, रेड इसमें से निकालोगे तो यहां आएगा 4, यहां बचेगा भैया 32। 324 कलमें बची हुई हैं। यहां पे बोला है कि भाई 648। अच्छा जी, क्या ये इसका जस्ट डबल नहीं दिख रहा तुम्हें सर? बिल्कुल दिख रहा है। यानी यहां पे मैं 1 यूनिट की वैल्यू 2 लिख सकता हूं क्या सर? 1 यूनिट की वैल्यू 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 500 कलमों की मतलब क्या होगा, 1000 कलमें। बोलो हाँ या ना। हाँ, कह रहा है एक भाई संख्या है, 18% बढ़ाया जाता है, पुरानी संख्या प्राप्त करने के लिए फिर कितने परसेंट घटाया जाना पड़ेगा। यानी कोई चीज 100 से कितना कर दी जाती है भाई, 118 कर दी जाती है। तो अब अगर इसको पुनः इतना प्राप्त करना तो 18 मुझे कम करना पड़ेगा, लेकिन अब 118 पे करना पड़ेगा कम। मेरी बात आई समझ में? आप एक काम करो सर, इसको काट दो, 9 से तो नहीं कटेगा, 2 9 18 कर दो, 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10 और 2 9 18 59। यार इसको करके बताना कितना रहा उत्तर तुम्हारा। ठीक है, मैं करूंगा तो भी कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन यह तुम करके बताना कितना आएगा। कह रहा भाई दो संख्याएं हैं, सॉरी 2 व्यक्ति हैं, 1000 मीटर वाले पुल को विपरीत किनारों पर खड़े हैं। वे 20 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड एक दूसरे को चलना आरंभ करते हैं, कितने सेकंड बाद वो मिल जाएंगे? यार इन दोनों को जोड़ लो तो 1000 मीटर ये लेंथ है
और 25 किलोमीटर के हिसाब से 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्रॉस करेंगे तो 25 चौका होता है 100, यानी कि 40 सेकंड में मिलाप हो जाएगा, मेल मिलाप हो जाएगा रास्ते पे, ठीक है, पुल पे। ठीक है, अगला सवाल देखो। नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा है 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से जाता है, भिन्न गति से वापस आता है, औसत गति कितनी है? 32 है। तो आपसे बोल रहा है बताओ वापस आने का समय। तो भाई औसत गति अगर 32 है तो सवाल में हमने पढ़ा रखा है कि 2 गुणा x और y, तो एक तो 80 है, y का हमें नहीं पता, तो y को लिख लो। यहां हो जाएगा भाई x प्लस वाई, यानी कि 80 प्लस y। क्या ही दिक्कत है? अब देखो 8 दूना होता है 16 के, 16 दूना होता है 32 के, ठीक है जी। 2 से और काट दो, यहां हो जाएगा 5 के, यहां तो कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 80 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 5 वाई। इसको उधर करोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 80 बटा 4 के, 20 किलोमीटर पर घंटा। ये भी तरीका है सवाल करने का, और सवाल करने का एक और तरीका भी हो सकता था। पूछो क्या? मैंने कहा बताता हूं। सवाल करने का एक और तरीका हो सकता था, इन दोनों के एलसीएम को हम क्या मान लेते? पूरा डिस्टेंस मान लेते, पूरे डिस्टेंस मान लेते, इसके बाद हम यहां से भी करके निकाल सकते थे। और वो तरीका क्या है मुझे कमेंट करके बताना। हम आज इतना ही रखेंगे, आज है भाई द एंड, ठीक है। और पेपर ऊपर अच्छे से करके आना। बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन कमेंट में मुझे आना चाहिए कि जो 2 मैंने पूछे उसका जवाब, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।